अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब आज के व्लॉग में आपके साथ फुल डे रूटीन शेयर करूँगी। इसके अलावा रात तूफान आया था, इसके अलावा मट्टी मट्टी पूरा घर हुआ पड़ा है, वो रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। क्लीनिंग की वीडियो शेयर करूँगी और इसके अलावा अब्बू भी आज आ रहे हैं तो उनके लिए खाना शाना भी बनाना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो खैर आज मैंने कुकिंग चैनल की शूटिंग करनी थी तो मैंने कहा सबसे पहले दाल को भिगो के रख देती हूँ। चनों की दाल ली थी यहाँ पे और मैंने कहा साफ़ करके भिगो देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ही मैंने भिगो दी थी। 2-4 घंटे भिगो के रखे ना तो फिर बड़ी जल्दी और आसानी से गल जाती है। तो यहाँ पे जो दालें मिलती हैं ना वो बड़ी ही ज़्यादा ख़राब होती हैं, मतलब गंदी होती हैं, उनको साफ़ करना पड़ता है। वैसे वहाँ लाहौर से जो मैं लेती थी ना पैकेट्स में नक्शबंदी स्टोर से, तो वो इतनी साफ़ सुथरी दालें चावल हर चीज़ बहुत साफ़ सुथरी होती थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज़ीरा ले लूँ, धनिया ले लूँ, इतना गंदा होता है, हर चीज़ साफ़ करनी पड़ती है, बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो खैर उसके बाद फिर नाश्ता वगैरह किया, अभी चाय शाय बना रही हूँ। तो नाश्ते की रूटीन तो मैंने आपके साथ नहीं शेयर की, वो फिर किसी दिन व्लॉग में शेयर कर दूँगी। तो खैर आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी हुई हुई है ना, क्योंकि मेरा व्लॉग बनाने को दिल ही नहीं करता गर्मी की वजह से, तो इसलिए मैं अब डेली व्लॉग आपके साथ नहीं शेयर कर रही। मेरे पास डाटा ही नहीं कलेक्ट होता क्योंकि मेरा दिल ही नहीं करता इतनी गर्मी की वजह से। गर्मी हो, सर्दी हो, आंधी हो या तूफ़ान हो, हमें तो काम करना ही होता है। घर हो या किचन हो, हमें संभालना ही होता है, क्योंकि हम ख़वातीन को किचन से कभी छुट्टी नहीं मिल सकती, चाहे जो मर्ज़ी हो। तो खैर यहाँ पे मैं अब्बू जी के लिए चाय बना रही थी दोपहर के टाइम, और चाय के साथ वो बिस्किट लेते हैं। और सुबह नाश्ता तो वो 8 बजे कर लेते हैं, लेकिन दोपहर में फिर वो चाय वगैरह लेते हैं और हम लोगों का नाश्ता लेट ही होता है। तो घर की कुछ ग्रॉसरी ख़त्म हुई हुई थी, तो आज अभी है कि बाबा गए हुए हैं सामान वगैरह लेने के लिए। चिकन था और इसके अलावा फ्रूट्स मैंने कुछ मंगवाए थे। तो जब घर आए ना इतनी स्वेटिंग उनको हुई हुई थी, मैंने कहा ये क्या हुआ? कहते इतनी गर्मियाँ, बाहर बुरा हाल हुआ है। तो बेचारे पसीने से भीग के आते हैं जब भी बाहर जाते हैं। तो खैर यहाँ पे मैंने चिकन मंगवा लिया था, हांडी बनानी थी अब्बू के लिए, और इसके अलावा टमाटर प्याज ये सारी चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी। देसी घी ख़त्म हुआ था। मैंगो मंगवाए हैं पहली दफ़ा, मैंगो फ़र्स्ट टाइम मैंने मंगवाया है, क्योंकि जब से आया ना मैंने ट्राई ही नहीं किया। तो मैंने सोचा कि मैं ना कुकिंग चैनल की कुछ रेसिपीज़ वगैरह बनाऊंगी। और इसके अलावा पीच भी मंगवा लिए थे, आड़ू आड़ू का जूस या शेक की, मैंने कहा था कोई रेसिपी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो देसी घी क्योंकि बन नहीं रहा था, दूध ऐसे ही सारा यूज़ हो जाता है, तो फिर मैंने रेडीमेड बाज़ार से ही मंगवाया, ये बटाला वालों से ना। इनका जो देसी घी है ना अच्छा था। तो खैर उसके बाद मैंने कुकिंग चैनल की शूटिंग की। जो मेरा आज टास्क था यानी बीफ रेशा कबाब बनाने थे, वो तो आपने देख लिए होंगे, मैंने अपने चैनल पे शेयर कर दी थी आलिम बशीर फूड्स पे, ये बीफ रेशा कबाब की रेसिपी। तो अभी शाम का टाइम हो रहा था, तो अब्बू जी कह रहे थे कि मुझे चाय बना दो। तो जब मैंने सिलेंडर ऑन किया तो सिलेंडर ऑन ही नहीं हुआ, क्योंकि चूल्हा ऑन ही नहीं हुआ, गैस ख़त्म हो चुकी थी। तो फिर मैंने कहा चले मैं ओवन में बना देती हूँ, क्योंकि चाय रखी थी अभी थोड़ी सी ही पकी थी कि ख़त्म होगी ना गैस। तो ओवन में रखी तो वो इतने उबाल आया कि वो नीचे ही गिर गई। तो मैंने कहा अब्बू जी चाय तो कच्ची सी बनी है, इतनी अच्छी नहीं बनी। तो अब्बू कहते चलो खैर कोई बात नहीं बेटा, ऐसे ही मैं पी लूँगा। उसके बाद फिर हस्बैंड जो है ना वो फिर गैस नहीं भरवा सकते, क्योंकि रात के 10 बजे का टाइम था, 9 बजे का था शायद। तो फिर बाजी के घर से सिलेंडर छोटे वाला ले आए थे कि रात तो गुजारें, फिर सुबह जो है वो नया सिलेंडर ले आएंगे, क्योंकि ये ऑरेंज वाला सिलेंडर इसकी गैस ख़त्म हो गई थी और ये बाजी का सिलेंडर था, और हम लोगों ने अभी तक नया अपना नहीं लिया था। तो मैं हस्बैंड से कह रही थी कि आज आप ना नया सिलेंडर ले आएँ और बाजी को वापस कर दें, क्योंकि उनको भी ज़ाहिर ज़रूरत होती होगी, और इसके अलावा फ़िल भी करवा लें। और इस दफ़ा मैंने कहा किसी और शॉप से आप फ़िल करवाना, लास्ट टाइम जहाँ से आपने फ़िल करवाया था ना वो गैस ठीक नहीं थी, मतलब ये कि सिलेंडर जो था ना वो क्या कहते हैं उसको, काले, हाँ बर्तन काले हो जाते थे। तो खैर अभी फ़िलहाल जा रहे हैं लेकर, दोनों सिलेंडर ले गए थे। मैंने कहा ये छोटे वाला भी उधर पकड़ा देना और बड़े वाला भी फिर बाजू को पकड़ा देना। फिर नया सिलेंडर हमारा आ चुका है, ये वाला रेड कलर का, ये लेकर आए थे न्यू। तो खैर इसको हम यूज़ करना शुरू करते हैं फिर। तो जब गैस आ गई मैंने कहा शुक्र है गैस आ गई है। गैस को देख के इतनी खुशी होती है ना, क्योंकि यहाँ पे सिलेंडर ही यूज़ होता है, गैस तो होती नहीं है। इसके अलावा अभी मैंने एक सालन बनाना था, 2 सालन बनाने थे, एक शोरबे वाला बनाना था और एक ग्रेवी वाला बनाना था, क्योंकि मेरे अब्बू भी आ रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में शेयर किया था कि अब्बू आ रहे थे फोतगी पे। तो अब्बू के लिए यहाँ पे खाना मैं बना रही हूँ। इसके अलावा घर के लिए मैंने ग्रेवी वाला बनाना था, क्योंकि जो दूसरे अब्बू हैं यानी कि मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो ग्रेवी शोरबे वाला खाते हैं, उनके लिए शोरबे वाला बना रही थी और अब्बू के लिए मैं ग्रेवी वाला बना रही थी। तो खैर यहाँ पे फिर मैंने प्याज इकट्ठे ही रख दिए थे, मैंने कहा ये ब्राउन हो जाएंगे ना तो फिर हाफ़ जो है वो इकट्ठे ही ग्राइंड कर लूँगी, और हाफ़ ग्रेवी जो है एक सालन में यूज़ हो जाएगी और हाफ़ जो है वो दूसरे सालन में यूज़ हो जाएगी, क्योंकि एक मैं कुकर में बना रही थी शोरबे वाला और दूसरा मैं कढ़ाई में बना रही थी।
तो इकट्ठा ही टमाटर डाल के फिर प्याज लाइट से ब्राउन किए, ज़्यादा नहीं मैंने ब्राउन किया, और साथ में 2-4 हरी मिर्चें डाल के मैंने इनको ग्राइंड करके एक पेस्ट बना लिया। तो खैर यहाँ पे कढ़ाई के अंदर मैंने रख दिया था चिकन, और ये थोड़ा सा लाइट सा फ्राई हो गया था, और उसके बाद फिर मैंने ग्रेवी इसके अंदर शामिल कर दी थी। इस तरीके से चिकन कढ़ाई बहुत मज़े की बनती है। तो ग्रेवी डालने के बाद सारे मसाले डाल दिए, जैसे कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा धनिया पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, ये सब कुछ डालने के बाद बस इसको मिक्स किया और कवर करके ना 15-20 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे रख देना, तो चिकन बहुत अच्छे से टेंडर हो जाता है। और साथ में मैंने दही भी डाल दिया। ये मेरी अपनी चिकन कढ़ाई की रेसिपी है जिसमें प्याज भी यूज़ होते हैं क्योंकि फिर चिकन कढ़ाई में आप लोग कहते हैं प्याज कौन डालता है, ये तो टमाटर और दही की ही बनती है। सबके अपने अपने तरीके होते हैं। मैं कहती हूँ कि जिस तरीके से आपका सालन अच्छा बनता है ना, उस तरीके से आपको बना लेना चाहिए। तो खैर यहाँ पे ये जो शोरबे वाला था ये भी बन चुका था सालन, और अब्बू जी यहाँ पे आ चुके थे। तो मैं अब्बू के लिए मैंगो का मिल्क शेक बना रही थी। मैंने कहा इतनी गर्मी में सफ़र करके आए हैं लाहौर से, तो मैंगो का शेक बना लेती हूँ, और जूस यहाँ फिर बना लेती हूँ। फिर मैंने कहा जूस तो पता नहीं अब्बू पिए कि ना, उनको खट्टा ना लगे, क्योंकि अब्बू खट्टी चीज़ें बिल्कुल नहीं पीते। तो क्योंकि आजकल मैंगो इतने मीठे भी नहीं आ रहे, तो मैंने कहा शेक ही बना लेती हूँ, मिल्क शेक। तो फिर यहाँ पे मैंने मैंगो काटे और इसके अंदर मैंने दूध डाला चीनी डाली आइस डाली और इसको ब्लेंड कर लिया। तो इसकी सिंपल सी रेसिपी है, मैंने कहा क्या बतानी है, चलो फिर मैंने बता ही दिया आप लोगों को तो खैर यहाँ पे गाढ़ा सा मिल्क शेक हमारा ना रेडी हो गया था। तो यहाँ पे हमारा गाढ़ा सा मज़ेदार सा मिल्क शेक रेडी हो गया है। और आप लोग बताएं, आप लोगों ने मिल्क शेक बनाना शुरू कर दिया कि नहीं? वैसे गर्मियाँ जो आ चुकी हैं, गर्मियों में बच्चे जो है ना वो सोते हुए मिल्क शेक लाजमी पीते हैं। यानी कि अक्सर मैंने देखा है ख़ानदान में, फैमिलीज़ में ये रिवाज होता है कि रात को सोने से पहले मिल्क शेक पीना है, या फिर रूह अफ़ज़ा पीना है, रूह अफ़ज़े वाला दूध बनाया जाता है। इस तरह यहाँ दूध वैसे ही दिया जाता है बच्चों को। वैसे तो दूध देना चाहिए, अच्छी बात है, मिल्क शेक भी बना देंगे तो हेल्दी ही होता है। अगर आपके बच्चे हैं तो उनको ज़रूर बना के दिया करें। तो आम आजकल वैसे इतना मीठा नहीं आ रहा, क्योंकि पक भी नहीं रहा, और आजकल वो इतनी ज़्यादा आंधियाँ तूफ़ान आ रहे हैं, धूप की वजह से तो मैंगो पकता है। तो मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी भी अभी नहीं आई, मौसम गर्म सर्द होता रहता है। तो खैर यहाँ पे अब्बू आ चुके थे और उनको फिर मैंने मिल्क शेक पिलाया। मैंने कहा तो अब्बू को मैंने खाने का पूछा था, तो कह रहे थे अभी नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है, मैं खाना खा के ही चला था। तो सफ़र की वजह से भी इंसान का दिल नहीं करता खाना खाने को, तो मैंने कहा चले आप मिल्क शेक पी लें और थोड़ा रेस्ट कर लें, और फिर खाना हम थोड़ी देर के बाद खा लेंगे, क्योंकि खाना तो मैंने ऑलरेडी तैयार कर लिया था, सालन भी बन चुका था, और चावल छोटी भाभी कह रही थी वो बना के भेज देंगे। मीठे चावल अब्बू को बहुत पसंद है, इसके अलावा मीठी सेवइयाँ वगैरह भी। फिर अब बिहा के कारी साहब आ गए थे, बिहा कारी साहब से पढ़ना शुरू हो गई, और फिर उसके बाद 5:30 बजे बिहा के कारी साहब आते हैं, फिर 6 बजे तक उनसे पढ़ लेती है। उसके बाद फिर मैंने खाना लगाया, और भाभी ने भी तब तक इतनी मज़ेदार सी कड़ी बना के भेज दी। कड़ी बनाई थी आज उन्होंने, तो उन्होंने मेरे लिए भेजी थी कड़ी पकौड़ा, बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी। और इसके अलावा उन्होंने फिर चावल भेजे थे, अब्बू के लिए मतंजन बनाया था, वो भी बहुत अच्छा बना था, मज़े का था। तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, वरना मैंने सोचा था मैं अब्बू के लिए कुछ ना कुछ और बनाऊंगी, लेकिन कुछ भी नहीं बनाया जा सका मुझसे, ज़्यादा चीज़ें नहीं बन सकी। सिर्फ मैंने कढ़ाई बनाई थी और साथ में चावल भाभी ने भेज दिए थे। कड़ी तो अब्बू वैसे नहीं खाते कड़ी, तो उन्होंने मेरे लिए भेजी थी। और इसके अलावा हमारी वॉशिंग मशीन भी ख़राब हो गई हुई है, कपड़े धोना भी बड़ा मुश्किल हो गया है, कपड़ों के इतने ढेर जमा हो गए हैं, पता नहीं क्या हुआ है इसको, इसका पैनल ही ख़राब हो गया शायद। तो वो आज इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था, वो लेके गया है इसका सारा कुछ वो उतार के पैनल वगैरह तो देखते हैं क्या बनता है, इसका ठीक होता है या नहीं। या फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि आप हायर वालों को बुला लें, वो ना ठीक कर देंगे। तो अभी मैं ढूंढती हूँ, वारंटी कार्ड अगर मिल गया ना तो फिर उन्हीं को कॉल करते हैं। तो अभी मैं दूध बॉयल कर रही थी, और मैं अभी साइड पे ही गई हूँ बाहर, पता नहीं कोई काम था तो साथ ही दूध नीचे गिर गया। आज मैंने कहा कि मैं ना इसकी सफाई जो है ना क्लीनिंग कर ही लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे मैंने चूल्हा अच्छे से साफ़ नहीं किया। तो एस्टॉनिश ला के रखा हुआ है, तो वो उसके साथ ना मैं इसकी क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि इसकी डीप क्लीनिंग कर ही लेती हूँ तो आगे बकरा ईद भी आ रही है, बकरा ईद पे भी डीप क्लीनिंग होनी है। और इसके अलावा मैं आपके साथ इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि बकरा ईद की प्रिपरेशन की वीडियो भी शेयर करूँ। और अगर आप मेरे बकरा ईद के व्लॉग्स देखना चाहते हैं ना, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दिया, आप मेरे बकरा ईद के व्लॉग्स देख सकते हैं, लास्ट ईयर वाले, जिसमें मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ भी सिखाई हुई हैं, जिनमें निहारी भी है, मटन स्टीम लेग रोस्ट है, इसके अलावा मटन कढ़ाई भी है, बीफ पुलाव, यखनी पुलाव, बहुत सारी मैंने डिशेज़ बनाई थी लास्ट ईयर। मैंने रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं व्लॉग्स में। तो इस दफ़ा तो इंशाल्लाह मैं अपने कुकिंग चैनल पे न्यू रेसिपीज़ शेयर करूँगी बकरा ईद के हवाले से, आलिया मुबशर फूड्स पे ही आपको मिलेंगी। लेकिन अगर आप मेरे बकरा ईद के हवाले से व्लॉग्स भी देखना चाहते हैं, जिसमें मैंने बकरा ईद की तैयारी की वीडियोज़ भी शेयर की हैं, तो आप लिंक ना डिस्क्रिप्शन से ले लें, और वहाँ से जाके तो आप मेरे व्लॉग्स फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं।
तो फिर मैंने चूल्हे पे सारा एस्टॉनिश लगा दिया था। ये एस्टॉनिश ना मिल जाता है, दराज पे भी अवेलेबल है। मैं तो लाहौर से लेकर आई थी ना, नक्शबंदी स्टोर से। तो ये 600 का मिला था। कुछ कमेंट्स आए थे, आप लोग पूछ रहे थे प्राइस का, तो वो रिप्लाई नहीं मैं दे सकी। तो मैंने कहा जिस दिन वीडियो बनाऊंगी ना, ये दिखाऊंगी, तो उस दिन मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो इसको लगा के थोड़ी देर छोड़ देना, तो फिर जो चिकनाई मैल वगैरह होती है ना, वो उतर जाती है, साफ़ हो जाती है। तो ये स्टोव काफ़ी ही गंदा हुआ था। ये एस्टॉनिश से भी इतने अच्छे से साफ़ नहीं हुआ। इसकी डीप क्लीनिंग मैंने कहा डेली करनी पड़ेगी कुछ दिन, तो फिर ये जाके साफ़ होगा। मैंने इसको लगाने के 15-20 मिनट के बाद ब्रश भी मारा था, फिर भी थोड़ा थोड़ा ही क्लीन हुआ, अच्छे से नहीं हुआ। एक्चुअली एक तो मसला ये था कि जो हमने गैस भरवाई थी ना लास्ट टाइम, वो इतने ज़्यादा बर्तन काले कर रही थी कि स्टोव का भी बुरा हशर हो गया। स्टोव को हाथ लगाने से ना आपके हाथ ही ब्लैक हो रहे थे। तो ये स्टोव इस वजह से ज़्यादा ख़राब और गंदा हुआ था। आपको पता है पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा 2 नंबरी चलती है। 2 नंबर गैस भी आई हुई है। 2 नंबर गैस अगर आप यूज़ करें ना, उससे आपके बर्तन काले होते हैं। तो मैं मुझे हैरानगी हो रही थी कि अब जो हस्बैंड लेकर आए ना मेरे, किसी और जगह से ना गैस उन्होंने फ़िल करवाई है। तो ये वाली जो गैस ना, ये बिल्कुल भी बर्तन काले नहीं कर रही। अब शुक्र है अल्लाह का, मैंने कहा कि मेरा मसला तो हल हो गया। मैं इतनी परेशान थी कि हर बर्तन ही ब्लैक हो जाता था, जो भी मैं रखती थी। दूध गर्म करती थी तो वो देगची ब्लैक हो जाती थी नीचे से। और मैं फ्रिज में रखती होती हूँ दूध को ठंडा करके, फिर बलाई बड़ी अच्छी आ जाती है। तो फ्रिज में रखने से फ्रिज गंदा हो रहा था, मतलब इतने मसले हो रहे थे। शेल्फ गंदी हो रही थी, बर्तन हर तरफ कालक कालक कालक। मैं तो तंग आ गई थी 1 महीने में। लेकिन अब मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि ये गैस जो है ना वो सही आई है इस दफ़ा, और बर्तन जो है ना वो ब्लैक नहीं हो रहे। बस अल्लाह ताला हिदायत दे ऐसे लोगों की जो 2 नंबरी करते हैं, 2 नंबरी के साथ जो है ना वो काम करते हैं अपने कारोबार। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को ना फिर दिखाता भी है एक ना एक दिन, जब आप मुनाफ़िक़त और आपके अंदर अगर 2 नंबरी पाई जाती है ना, तो इसका सिला आपको दुनिया में भी मिलता है, फिर आखिरत में भी मिलता है, जब आप किसी के साथ धोखा करते हैं, धोखाबाजी करते हैं। तो खैर अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। तो ये जो छोटे वाला था ना, ये मैंने कभी अभी यूज़ ही नहीं किया। छोटे वाला स्टोव, इसके ऊपर ना वो इसका रैपर अभी लगा हुआ था, फिर मैंने वो भी उतारा, इसको अच्छे से क्लीन किया। बाकी भी क्लीन तो कर लिया, लेकिन ये है कि इनकी डीप क्लीनिंग डेली होगी तो फिर ये अच्छे से साफ़ होंगे, क्योंकि 1 महीना वो कालक के साथ ये चलते रहे हैं ना, तो इनका बहुत बुरा हशर हुआ है। अच्छा ख़ैर, तो मुझे एक पीआर पैकेज रिसीव हुआ था, एक ये ऑर्गेनिक हेयर ऑयल है। तो ये मैं आपके साथ शेयर करना था। आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये किस तरह से इसकी पैकिंग है और ये क्या चीज़ है, इसमें कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ हुए हैं। और मैं आप लोगों को बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगी कि आज ही जाएँ और बाय कर लें इसको। मैं आप लोगों के साथ इसका ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूँगी। मैं इसको खुद यूज़ करूँगी, फिर मैं अपनी बेटी को भी यूज़ करवाऊँगी, इसके अलावा हस्बैंड भी यूज़ करेंगे। तो हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा ना, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आपको पता है कि मैं कभी भी किसी फ़ेक प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट जो है वो नहीं करती। तो ये जो ऑर्गेनिक हेयर ऑयल उन्होंने भेजा, इन्होंने कहा कि इनके कस्टमर जो है ना 100% सेटिस्फाई हैं इस हेयर ऑयल से। इसके अलावा ये कोकोनट, आंवला, अनियन और इसके अलावा 8 और इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे मिलके ये बना है। तो मैंने इसकी स्मेल की तो वाक़ई इसकी खुशबू से तो ये अच्छा ही लग रहा है। तो जब मैं इसको यूज़ करूँगी, इन्होंने कहा कि इससे बाल घने होते हैं, लंबे होते हैं, इसके अलावा शाइनिंग होते हैं, शाइन करते हैं बाल, और खुश्की का भी खात्मा होता है, और भी इसके काफ़ी ज़्यादा ना फ़ायदे लिखे हुए थे इस ऑयल के। तो मैंने कहा चलें ठीक है। इसके अलावा गंजापन के लिए भी अच्छा है, मतलब बाल उगना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने कहा चले हम यूज़ करते हैं, अगर हमें अच्छा रिज़ल्ट मिला तो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी, तो फिर आप लोग भी इसको ज़रूर बाय कीजिएगा। फ़िलहाल मैंने इसको सिर्फ ओपन किया है, और इंशाल्लाह एक वीक में 2 से 3 मरतबा उन्होंने कहा है कि इसको इस्तेमाल करना है, तो फिर आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि मेरे सर में भी बहुत ज़्यादा खुश्की है, डैंड्रफ है, अबीहा के भी डैंड्रफ होती है, और बाल मेरे भी इतने शाइनिंग नहीं है। अबीहा के तो वैसे ऑलरेडी शाइन करते हैं, लेकिन मेरे इतने शाइन नहीं करते। और हस्बैंड भी यूज़ करेंगे, हम सब यूज़ करेंगे 1-2 हफ़्ते, फिर इंशाल्लाह मैं इसके लाइव रिज़ल्ट्स जो है ना वो आपके साथ शेयर करूँगी, फिर आप लोग इसको ज़रूर बाय कीजिएगा। तो कैसा लगा आज का व्लॉग, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दिया करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर लिया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।